लिखने की कोशिश करें, तो हमें एक चीज़ मालूम पड़ेगी कि हमने जो क्लास में पढ़ा क्या क्या चीज़ हमारे ब्रेन ने एब्जॉर्व कर ली, जो हमें याद रही, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, क्या चीज़ है जिसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या चीज़ है जो हम भूल रहे हैं, है ना। और हमें रिवीजन में याद क्या करना है, जो चीज़ हम भूलते जा रहे हैं। भाई जो चीज़ मेरे ब्रेन ने एब्जॉर्ब कर ली, जो मुझे याद हो गया, वो लॉन्ग टर्म मेरे ब्रेन में बना रहेगा। और जो चीज़ मैं भूल रहा हूँ वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, जब मैं अपने नोट्स को बिना देखे लिखना शुरू करूंगा। तो जहां वहां पे जो कंफ्यूजन्स होंगे, जैसे ही वो कंफ्यूजन्स होंगे, बाद में आप लिखने के बाद जब नोट से चेक करोगे तो आपको वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि मेरा ब्रेन कहाँ पे गलत चीजें याद कर रहा था या कौन सी चीज मुझे याद नहीं हो रही थी, है ना। तो आप प्लेन पेपर पे रिवीजन करने की कोशिश करना। आप ये 2 3 4 दिन ये चीजें फॉलो करोगे ना, आपको एक डिफरेंस फील हो जाएगा। आपको फील हो जाएगा कि बाकी की रिटेंशन कैपेसिटी और आपकी रिटेंशन कैपेसिटी में कितना डिफरेंस हो गया है ना। और वही चीज आपको, क्योंकि आप ब्रेन को लेके जाओगे एग्जाम हॉल में, जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, आप पे कोई नोट्स नहीं होंगे, जितनी चीज आपके ब्रेन में रिटेन होंगी वही चीजें आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। ठीक है, चलो तो ज्योग्राफी शुरू करते हैं। एक बेसिक वो था, है ना, ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी का कुछ मतलब होता है, स्टडी होता है ना। तो जियो मतलब अर्थ और आपका ग्राफी मतलब उसकी स्टडी। तो ज्योग्राफी जो आपका डील करती है वो स्टडी ऑफ अर्थ से करती है। इनिशियली जो आपकी ज्योग्राफी शुरू हुई, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो हमने अर्थ के बारे में जो स्टडी करना शुरू किया उसी को हम क्या बोलते थे, ज्योग्राफी। फिर धीमे धीमे हम एक्सपेंड करते जाएंगे, हमें सन मून और बाकी यूनिवर्स सोलर सिस्टम के बारे में मालूम पड़ेगा, तो वो चीज़ें भी आपकी ज्योग्राफी में इंक्लूड होती जाएंगी। बट बेसिकली हम जो शुरू किए वो आपका अर्थ से शुरू किए। अच्छा, इनिशियली जब आपके जोग्राफर्स थे, आपको ये भी पता होगा बहुत सारे रिलीजन्स जो हैं वो आपका सोलर सिस्टम पे या आपके अर्थ सन मून इन सारी चीज़ों पे बेस्ड हैं। पता है ना आपको, रिलीजन्स ये इन सारी चीज़ों पे बेस करते हैं, है ना। आपके जैसे आपका, आपने वो सुना है क्रिश्चियंस में होता है कैथोलिक चर्च और आपका 2 टाइप के चर्च होते हैं, है ना। किसकी बेसिस पे होते हैं, उनमें डिवीजन क्यों है, पता है किसी को? ऐसा था इनिशियली जब हमने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया, तो हम क्या मानते थे कि पूरे यूनिवर्स का जो हमें दिखते हैं, स्टार्स दिखते हैं, मून दिखता है, सन दिखता है, सारी चीजें दिखती हैं, हमें दिखता है वो अर्थ के सारी चीजें जो है अर्थ के अराउंड वो घूम रहे हैं, है ना। तो हमें क्या लगता था कि पूरे यूनिवर्स का सेंटर जो है वो क्या है, आपका अर्थ है ना। तो पूरे यूनिवर्स का हम सेंटर क्या मानते थे, अर्थ। तो एक कंसेप्ट आया था जिसे हम बोलते थे जियो सेंट्रिक थ्योरी। जियो मतलब अर्थ, सेंट्रिक थ्योरी। तो टोलोमी था, उसने कंसेप्ट दिया था जियोसेंट्रिक थ्योरी का। पूरे यूनिवर्स का जो आपका सेंटर है वो क्या है, अर्थ है। लेकिन बाद में जब स्टडीज होंगे तो आपका 15th 16th सेंचुरी में, 1543 में 16th सेंचुरी में आपका कॉपरनिकस होंगे। कॉपरनिकस क्या बोलेंगे कि पूरे यूनिवर्स का सेंटर अर्थ ना होके क्या है, सन है। तो वहां से दूसरी थ्योरी आएगी जिसे हम बोलेंगे आपका हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। मतलब हेलियो मतलब सन, तो पूरे यूनिवर्स का सेंटर जो है वो आपका वो है, सन है। तो वहां से आपके कैथोलिक चर्च और जो चर्च के जो दो जो कंसेप्ट हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि एक पुराने वाले कंसेप्ट को मानेंगे और दूसरे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को मानेंगे। तो वहां पे कॉपरनिकस, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ऐसी चीज बोली थी जो आउट ऑफ द बॉक्स थी उस टाइम के लिए, तो कॉपरनिकस को वहां पे पनिश भी किया गया था, लोगों ने उसका अपोज भी किया था। लेकिन बाद में आपको चीजें मालूम पड़ेगी, रिसर्च होगा तो मालूम पड़ेगा कि आपका सन भी सेंटर नहीं है ना। अभी वैसे यूनिवर्स का सेंटर है क्या? ब्लैक होल, सुना है ना। गैलेक्सीज होते हैं, सारे गैलेक्सीज जो हैं वो ब्लैक होल के अराउंड घूमते हैं, है ना। हमारा अर्थ जो है वो सन के अराउंड, सन जो है वो आपका गैलेक्सी के अराउंड, गैलेक्सीज जो है वो आपका ब्लैक होल के अराउंड, है ना। तो पूरे यूनिवर्स जो है वो आपका एक ब्लैक होल के अराउंड सारा घूम रहा है। तो धीमे धीमे ये आपका रिसर्च होता जाएगा। इसी वजह से आपके कैथोलिक और वो चर्च जो है आपके डिवाइड हुए। ठीक है, चलो अब जब थोड़ा और हमें मालूम पड़ेगा, तो हमें और मालूम पड़ेगा, तो हमें मालूम पड़ेगा एक बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी क्या थी? क्यों हुआ था एक्सप्लोजन? प्लैनेट्स तो बेटा एक्सप्लोजन के बाद बने थे। क्यों हुआ था एक्सप्लोजन? कुछ टकरा गया था क्या? किसी का ऐसा आंसर तो नहीं है कुछ टक्कर हो गई थी क्या? क्योंकि लास्ट क्लास में बोल रहे थे सर 2 प्लैनेट टकरा गए थे, इस वजह से बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग क्या था कि आपका सारा ही जो यूनिवर्स है वो एक सिंगुलर पॉइंट
पॉइंट कह सकते हो, उस पर आपका इकट्ठा हो गया था, है ना, सिंगुलैरिटी थी। तो वहाँ पे सारा मास है, तो वहाँ पे बहुत हाई डेंसिटी, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हो जाएगा, उसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाएगा। और जब वो कोलैप्स कर जाएगा, उसी कोलैप्स को हम क्या बोलते हैं, आपका बिग बैंग थ्योरी, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो आपका जॉर्ज लमाइतर करके एक आपके जोग्राफर थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने आपका बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट दिया था। फिर वो हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि पहले 3 मिनट में पहला हाइड्रोजन एटम बनेगा, फिर इतने दिन बाद आपका सन का फॉर्मेशन होगा, वो सारी चीज़ें आपसे ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। ये ज़रूर पूछ सकता है कि बिग बैंग थ्योरी आपका कब हुई थी, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, है ना। या फिर आपका बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट किसने दिया था, आपका जॉर्ज लमाइतर ने, ठीक है। अच्छा, बिग बैंग में हम एक चीज़ बोलते हैं, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, बोलते हैं ना। हमें कैसे मालूम पड़ा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है? हाँ, वो चीज़ मैंने बोला, हमारा अर्थ तो उतना ही मूव उस पे है, डिस्टेंस पे, हमारे अर्थ का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो हमें कैसे मालूम पड़ा? मैंने लाइट ईयर मेजर की, क्या कोई मेरा वो गया, क्या कहते हैं, मेरा कोई स्पेसक्राफ्ट वगैरह तो कुछ गया नहीं है ना। तो कोई फिनोमेना है जो मुझे जस्टिफाई करता है कि आपका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर मैं बोलूँ यूनिवर्स के एक्सपेंशन का जो कंसेप्ट है, एडविन हबल करके हुआ करते थे, उन्होंने यूनिवर्स के एक्सपेंशन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने बोला कि यूनिवर्स जो है आपका एक्सपेंड करता जा रहा है। तो उन्होंने कोई फिनोमेना तो बोला होगा जिसके बेसिस पे उन्होंने जस्टिफाई किया होगा कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड करता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दो, साइंस वाले कितने हैं? अच्छा, ठीक है। बाकी लोगों को अगर कोई कंसेप्ट समझ में ना आए, अगर मैं कोई साइंस का कंसेप्ट बोलता हूँ समझ में ना आए तो पूछ लेना, है ना। डॉपलर इफेक्ट सुना है किसी ने? नहीं सुना? आपने ये देखा है जब ट्रेन के पास जाते हैं, ट्रेन हमारे पास आती है या कोई गाड़ी हमारे पास आती है तो उसके हॉर्न की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। कोई चीज़ हमसे दूर जाती है तो उसकी वॉइस की या जो नॉइज़ की इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। उसी को हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, है ना। तो कोई भी चीज़ जब पास आती है तो इंटेंसिटी बढ़ती है, कोई भी चीज़ जब दूर जाती है तो इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती जाती है। ये कंसेप्ट समझ में आया? अब एक और कंसेप्ट मुझे बताओ, आपने फ्लेम्स देखे होंगे, चाहे गैस का फ्लेम बोलूँ या कैंडल के फ्लेम बोलूँ, तो उसमें कई सारे कलर्स होते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से कलर में होती है? मतलब फ्लेम का कौन सा कलर होगा जो हाई एनर्जी होगा? ब्लू वाला। और रेड वाला जो होता है वो लो एनर्जी होता है ना। लो एनर्जी कब होगी? जब कोई चीज़ हमसे दूर जा रही है। डॉपलर इफेक्ट में मैं सेम चीज़ लगा रहा हूँ, कोई चीज़ हमसे दूर जा रही है तो लो एनर्जी, कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। अब यहीं से एक कंसेप्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, समझना। आप ये बताओ, आपने देखा है जो आपका मॉर्निंग स्काई होता है वो रेड होता है, क्यों? सन हमसे दूर है ना। सन हमसे दूर है तो रेड कलर। जैसे ही सन पास आता जाता है, नून की तरफ जाते हैं, कलर ब्लू। उसके बाद फिर सन दूर जाता जाता है, कलर रेड। तो यहां पे जब डॉपलर इफेक्ट आया या सेम कंसेप्ट हमने यहां पे लाइट वाला लगाया, तो हमें कैसे मालूम पड़ता है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है? रेड शिफ्ट। जो आपके गैलेक्सीज से एनर्जीज आ रही थी, सन से या आपके डिफरेंट गैलेक्सीज में डिफरेंट स्टार्स थे, वहां से जो एनर्जी आ रही थी वो धीमे धीमे किस तरफ शिफ्ट हो रही है? रेड कलर की तरफ। तो रेड शिफ्ट होता जा रहा है, तो उससे हमें मालूम पड़ रहा है कि आपका यूनिवर्स जो है वो आपका एक्सपेंड करता जा रहा है। तो ये चीज समझ में आई। तो आपको ये भी समझ में आया कि मॉर्निंग स्टार, वो मॉर्निंग जो स्काई होता है वो रेड क्यों होता है। और आपको विबग्योर वाला कंसेप्ट भी थोड़ा सा समझ में आया होगा, है ना, कि वॉयलेट की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है और रेड की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। तो धीमे धीमे यूनिवर्स आपका एक्सपैंड करता जा रहा था, बिग बैंग हो रहा था, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी आपके जोग्राफर्स आए, कुछ और साइंटिस्ट आए। उनमें से एक थे कैपलर, है ना। कैपलर ने आपके 3 लॉज दिए थे। किसी को कैपलर के लॉ याद है? नहीं याद है? चलो यहां तक लिख लो, यहां तक कुछ चीजें लिखते जाना, कुछ कुछ उससे मिक्स करेगा। हाँ, ज्योग्राफी जो मेन है ना, जो ज्योग्राफी मेन है वो 11th क्लास की ही ज्योग्राफी है। 11th का ये 2 बुक्स हैं। दूसरी वाली बुक में इंडियन ज्योग्राफी है, तो ज़्यादातर चीज़ें इंडियन ज्योग्राफी में जो आएंगी वो वहाँ से आएंगी। फर्स्ट बुक से ऐसे कंसेप्ट आएंगे, कॉस्मोलॉजी। मैं कराऊंगा। क्राइस्ट के एंट्रेंस में कुछ चीज़ें ऐसी पूछेंगे, बट वो कंसिडर कर लेंगे। क्राइस्ट के इंटरव्यू में और जो टेस्ट में कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड पूछेंगे, करंट अफेयर से भी बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, बट वो कंसीडर कर लेंगे।
मैं कुछ चीज़ें भेज दूंगा, है ना, बट वो कंसिडर कर लेंगे बाद में, ग्रुप पे या किसी पे मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। ये चीज़ें नोट डाउन करते जाना। लिखेंगे जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। बस आप थ्योरी लिखोगे और जो थ्योरी जिसने दिया है वो कंसेप्ट, उसका नाम मेंशन कर लोगे। तो ये किसने दिया? आपका टोलोमी ने। पूरा नाम ना भी याद रखे, बस टोलोमी याद रखोगे, ऑप्शन में आएगा, ऑप्ट कर लोगे आप। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी गिवन बाय टोलोमी। दूसरा लिख लेंगे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बाय कॉपरनिकस। ईयर्स वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रेयर केस में वो ईयर पूछेगा, वैसे तो आपके लेवल पे नहीं ही पूछेगा। हम जितने भी नोट्स बनाएंगे पॉइंट फॉर्म में बनाएंगे, एमसीक्यूज आते हैं तो हमारे सारे नोट्स पॉइंट फॉर्म में रहेंगे। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कॉपरनिकस। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स एडविन हबल। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स एडविन हबल। यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स में मेंशन कर लेना रेड शिफ्ट। तो शायद आपको याद रहे कि हमें एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कैसे मालूम पड़ता है, रेड शिफ्ट की वजह से, है ना। फिनोमेना क्या है आपका? रेड शिफ्ट। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लमाइतर। अच्छा, अर्थ जो सन के अराउंड करता है तो कौन से पाथ में करता है? सर्कुलर में करता है या किसी और पाथ में? बेटा जियोसेंट्रिक तो ये है, अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, तो वो सर्कुलर पाथ में करता है या किसी और पाथ में? ट्रायंगुलर में करता है, स्क्वायर में करता है, ओवल, है ना। क्या बोलते हैं हम उसे? एलिप्स, है ना। एलिप्स में बोलते हैं। एलिप्स के कितने फोकस होते हैं? दो। तो जो कैपलर है, कैपलर का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? कैपलर का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है आपका? कि जब भी आपका अर्थ रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा सन के अराउंड, तो कौन से पाथ में करेगा वो? आपका इलिप्टिकल पाथ में। लिखेंगे कैपलर फर्स्ट लॉ, लिख लेंगे कैपलर में। सिर्फ कैपलर है उसमें, और कुछ है क्या? जॉन कैपलर, ठीक है। कैपलर का फर्स्ट लॉ लिखेंगे, अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन in elliptical path. Earth revolve around sun in elliptical path. सन जो होगा किसी भी एक फोसाई पे होगा। एलिप्स के दो फोसाई होते हैं, तो किसी एक फोसाई पे आपका सन लाई करेगा और अर्थ जो है वो आपका सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा, किसमें? एलिप्टिकल पाथ में। ये था कैपलर का फर्स्ट लॉ, ठीक है। कैपलर का सेकंड लॉ जो है ना, कैपलर का सेकंड लॉ क्या बोलता है? कि जब भी अर्थ आपका रिवॉल्व करेगा, तो अर्थ का इनिशियल पॉइंट, मान लो अर्थ आपका रिवॉल्व करना शुरू किया पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक, तो जो आपका पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक और सन के साथ मिलकर जो आपका एक ट्राइंगल बनेगा, है ना, हमेशा आपका एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में अर्थ का जो इनिशियल पॉइंट होगा जहां से वो रिवॉल्व करना शुरू हुआ और आपका जो टाइम खत्म होने के बाद आपका लास्ट पॉइंट होगा, और सन के साथ जब हम मिला के ट्राइंगल बनाएंगे तो हमेशा वो ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो आपका इक्वल होगा। तो अर्थ इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वाइप करेगा, है ना। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? अगला सेकंड लॉ, अर्थ स्वाइप इक्वल एरिया एंड इन इक्वल टाइम इंटरवल। अर्थ स्वाइप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल।
जब तक टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल में चाहे 1 घंटा लूं चाहे 10 घंटा लूं या आपका 24 आवर्स लूं, तो जब तक आपका टाइम इंटरवल सेम है तब तक वो जितना एरिया स्वाइप करेगा वो कितना होगा, इक्वल होगा। मतलब इसने पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने के लिए अगर 24 आवर्स लिया है ना, तो अगर वो यहां से और यहां तक जाने के लिए भी 24 आवर्स ले रहा है, तो ये जो दोनों एरियाज बने हैं, एरिया 1 और एरिया 2, वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। टाइम अगर चेंज होगा तो एरिया चेंज हो जाएगा, टाइम अगर सेम रहेगा तो एरिया आपका हमेशा सेम रहेगा। तो ये दूसरा लॉ हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरे लॉ का एक कंक्लूजन होता है। मुझे ये बताओ, अर्थ जो आपका रिवॉल्व करता है, क्या उसकी स्पीड हमेशा इक्वल रहती है? क्या उसकी स्पीड इक्वल रहती है या चेंज होती है? कांस्टेंट होगी या चेंज होगी? कोई है जो चेंज वाला है? हाँ, एनर्जी ये बताओ, चेंज वो स्पीड चेंज होगी या वेरी करेगी? बेटा वेरी करेगी, वेरी करेगी, वेरी करेगी। देखो यहाँ पे ट्राइंगल के आर्म्स है ना, ये वाले दोनों आर्म्स बड़े हो गए, है ना। बेस जब कम होगा तब एरिया इक्वल रहेगा। यहाँ पे आर्म्स छोटे हो गए, है ना, तो यहाँ पे बेस जब बड़ा होगा तब आपका एरिया इक्वल रहेगा। भाई यहाँ पे ये आर्म्स बड़े हो रहे हैं ना, ये वाले दोनों आर्म्स, तो यहाँ पे दोनों आर्म्स का एरिया कैसे इक्वल आ जाएगा, जब यहाँ पे बेस में डिफरेंस आएगा। आर्म्स में तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो जब यहाँ पे ये दूर है, स्पीड कम होगी तभी तो धीमे चलेगा, क्योंकि बेस किसकी वजह से बन रहा है, स्पीड की वजह से। यहां स्पीड ज्यादा होगी तब बेस ज्यादा कवर करेगा। तो अर्थ जब भी आपका सन के पास होगा तो कैसे होगा, स्पीड ज्यादा होगी, और जब भी सन से दूर होगा अर्थ स्पीड क्या होगी आपकी, कम होगी। तो कांस्टेंट नहीं होती, वेरी करती है आपकी स्पीड। ये समझ में आया? चलो, थर्ड लॉ आपका क्या बोलता है, इलिप्स है, इलिप्स के दो एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस जो है, सेमी माइनर एक्सिस, अगर मैं टोटल माइनर एक्सिस को क्या मानता हूं, 2a, तो मेरा सेमी माइनर मतलब माइनर एक्सिस का आधा क्या होगा आपका, a होगा, है ना। तो सेमी माइनर एक्सिस का क्यूब, सेमी माइनर एक्सिस का, सॉरी सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब किसके इक्वल होगा या किसके प्रोपोर्शनल होगा, अर्थ के रिवॉल्यूशन टाइम के स्क्वायर के। ये t क्या है, अर्थ का रिवॉल्यूशन टाइम जो है, अर्थ का रिवॉल्यूशन टाइम कितना है, 365, है ना, 5 आवर्स 48 मिनट्स। तो उसका जब मैं स्क्वायर करता हूं तो किसके इक्वल या प्रोपोर्शनल आएगा आपका, ए क्यूब। ए क्यूब क्या है आपका, सेमी मेजर एक्सिस। तो तीसरा लॉ लिख लेंगे, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, टी क्या है आपका, रिवॉल्यूशन टाइम ऑफ अर्थ। बिल्कुल डिटेल में नहीं पूछेगा, बस आपसे ये लॉ पूछेगा तो आपको आना चाहिए। यहां तक चीजें समझ में आई? अच्छा, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं? यूनिवर्स जो है वो पूरा सेलेस्टियल बॉडीज से मिलकर बना हुआ है ना। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं आपके, यूनिवर्स में जो सारे बॉडीज मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। अब ये बताओ, स्टार और प्लेनेट में डिफरेंस क्या होता है? ये तीन चीजें, स्टार, प्लेनेट और सैटेलाइट में डिफरेंस क्या होता है? मून के अलावा कोई सैटेलाइट नहीं होगा। उल्टा बोल दिया, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड स्टार्स, है ना। और बताओ जल्दी जल्दी से, तो छोटी छोटी चीजें हैं, 10th क्लास की हैं ये तो, 6th क्लास में 7th क्लास में है ये सोलर सिस्टम वाला चैप्टर।
एनसीईआरटी की 6th या 7th क्लास में है सोलर सिस्टम वाला चैप्टर। नहीं पढ़ी? कोई बात नहीं, आप पढ़ लो। स्टार का अपना सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जब उस पर सोर्स ऑफ एनर्जी होगा तो उस पर हीट और लाइट होगा, अपनी होगी। स्टार जो बने होते हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जब दो हाइड्रोजन एटम आपके कोलाइड करते हैं या मिलते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जब दो एटम हाइड्रोजन के फ्यूज कर जाते हैं, मिलके क्या बना लेते हैं, वो आपका हीलियम बना लेते हैं। हीलियम 2 एटॉमिक मास होता है ना। तो जब आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है वो किसमें होता है, आपका स्टार्स में। तो स्टार्स की अपनी हीट और लाइट होती है। प्लेनेट और सैटेलाइट की अपनी हीट और लाइट नहीं होती। प्लेनेट आपके सन के या आपके स्टार के अराउंड रिवॉल्व करेंगे और सैटेलाइट जो होंगे वो प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो बेसिक एक डिफरेंस क्या होगा, हीट और लाइट का, है ना। प्लैनेट्स आपके रॉक्स के बने हुए हो सकते हैं या गैशियस भी हो सकते हैं, लेकिन सन जो होगा या स्टार जो होगा हमेशा किसका बना होगा, आपका हाइड्रोजन और हीलियम का। क्योंकि हाइड्रोजन से मिलके वो बन रहा होगा और बाद में वो हाइड्रोजन आपके फ्यूज करते जाएंगे तो क्या बनाते जाएंगे, आपके हीलियम बनाते जाएंगे। तो जो मेन वो होंगे, कंटेंट होंगे, है ना, स्टार के, वो क्या होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, चलो तो ये चीज हम याद रखेंगे। अच्छा एक चीज बताना, स्टार आपके नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सबके नियरेस्ट सन ही है ना, किसी को कोई दूसरा तो नहीं है ना। चलो सन के नियरेस्ट स्टार कौन सा है? हाँ ऐसे है, ऐसे क्वेश्चन आएगा पेपर में, यही कंफ्यूजन चल रहे होंगे कि पढ़ा है नाम नहीं याद आ रहा है, गलत हो जाएगा। बताओ, अल्फा सेंचुरी सुना है? नहीं सुना? अब सुन लो। अल्फा सेंचुरी 3 स्टार्स का ग्रुप है ना, जो आपके सन के नियरेस्ट है। और अल्फा सेंचुरी का ही पार्ट है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी का पार्ट है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो हमारे यानी कि सन के जो नियरेस्ट स्टार है, हमारे तो सन है, सन के जो नियरेस्ट स्टार है वो क्या है, आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो लिख लेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी, नियरेस्ट स्टार टू सन। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, नियरेस्ट स्टार टू सन। है ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, आपका नियरेस्ट स्टार है सन के। अच्छा हम गैलेक्सी में रहते हैं ना, कौन सी गैलेक्सी में? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे कौन सी टाइप की गैलेक्सी है? कई टाइप की गैलेक्सीज होते हैं ना आपके। कोई बात नहीं, लिख लो, मिल्की वे इज अ स्पाइरल गैलेक्सी। मिल्की वे इज अ स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल जानते हो ना किस टाइप का होता है? शक्तिमान। मिल्की वे स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है। मिल्की वे के नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे के नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा, है ना। तो नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे इज एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सन के नियरेस्ट स्टार और एंड्रोमेडा मिल्की वे के नियरेस्ट गैलेक्सीज। एंड्रोमेडा भी आपका स्पाइरल ही है, वैसे इसका टाइप नहीं पूछेगा, बट इनकेस अगर पूछता है तो स्पाइरल है। ड्वार्फ प्लेनेट अभी हम देखेंगे। ड्वार्फ प्लेनेट, वैसे किसी ड्वार्फ प्लेनेट का नाम याद है? प्लूटो। मेटियोर और मेटेराइट्स वगैरह भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। चलो अच्छा ये क्या है? वाह। नहीं नहीं, ये मिल्की वे गैलेक्सी है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है। अर्थ से जो हमें मिल्की वे गैलेक्सी का व्यू दिखता है वो कुछ इस टाइप का व्यू हमें दिखता है। नहीं तुम्हें नहीं दिखा, बाकी जो है इमेजेस उनके अकॉर्डिंग जो है अर्थ से जो आपका व्यू दिखता है मिल्की वे गैलेक्सी का, कुछ इस टाइप का व्यू आपको दिखता है ना। नासा वगैरह से या जिनसे भी ये इमेजेस होंगे तो इस टाइप का व्यूज आपको दिखेगा मिल्की वे गैलेक्सी का, ठीक है। इस तरीके से मिल्की वे गैलेक्सी आपका
पास होती हुई जा रही है। ठीक है, चलो सोलर सिस्टम। सोलर, अच्छा एक चीज और बताओ, नॉर्दर्न लाइट्स बोल रहे हो ना, नॉर्दर्न लाइट्स का रीजन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना। चलो क्या बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स को? टर्म क्या यूज होता है? अरोरा बोरियोलिस, है ना, तो अरोरा यूज होता है आपका। चलो हेडिंग डालेंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट हैं, है ना। पहले 9 थे, है ना। कब तक 9 थे? कब बोला था? देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं, हाँ। नहीं बेटा, काफी साल हो गए, ऑलमोस्ट 18 ईयर हो गए, 2006 में। अब देखो यहाँ पे सोलर सिस्टम, देखो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का सीक्वेंस ऑलमोस्ट आपको याद होगा, कोई ऐसा तो है नहीं, अच्छा नहीं याद है। चलो कोई बात नहीं, ये लिखना पड़ेगा क्या? सन से सीक्वेंस लिखोगे क्या? लिख लो, चलो जिसे नहीं याद वो लिख लो। लिखना डिस्टेंस फ्रॉम सन, सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस है, जिसे नहीं याद वो लिख ले। पहला क्या है? मर्क्यूरी, दूसरा है वीनस। नहीं ये वैसे ये जनरली सीक्वेंस लोगों को याद रहता है ना, लेकिन इन केस अगर तुम लोगों को नहीं याद तो वो लिख लो। ये नहीं लिखना, ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा। बस ये यहाँ पे एनसीईआरटी में रेफरेंस के लिए दे रखा है, बट आपको ये नंबर नहीं लिखना, आपको बस सीक्वेंस लिखना है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। लास्ट के जो 3 प्लेनेट है ना, SUN। अगर कंफ्यूजन हो तो याद रखना SUN। ठीक है। अच्छा एक चीज बताना, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट प्लेनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट प्लेनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, नेपच्यून नहीं, नेपच्यून भी नहीं है, वीनस भी नहीं है। चलो संडे मंडे याद है? हिंदी में भी संडे मंडे सुने हैं किसी ने? संडे, शनिवार अलग होता है ना। सोमवार, सोम आपका रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। मंगलवार, मंगल। बुधवार, बुध मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये प्लैनेट्स आपको पहले से पता थे, क्योंकि ये सीक्वेंस आपका बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है ना। तब तक आपका कोई टेलीस्कोप नहीं था, तो फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप यूरेनस। आया समझ में? आया समझ में? लिख लो, फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। अच्छा एक और क्वेश्चन का आंसर करना। अर्थ गोल है, अर्थ गोल है, मतलब ऑलमोस्ट गोल है, जियोइड है, ऑलमोस्ट गोल है, जियोइड है ना। किसी ने देखा है कि अर्थ गोल है? आपने देखा है? देखा है तुमने? नहीं देखा? मैं बोल रहा हूं कि देखा है तुमने। तुम्हारी क्लास में सबने देखा है कि अर्थ गोल है, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, बिना किसी रेफरेंस की मदद से। कि आप बोलो कि मैंने फोटोज में देखा है, कि मैंने ग्लोब देखा है, ऐसा कुछ नहीं। आपने डायरेक्टली अपनी आंखों से देखा है कि अर्थ गोल है। एक्लिप्स, एक्लिप्स देखे आपने? एक्लिप्स में किसकी शैडो पड़ती है? अर्थ की शैडो। किस पे पड़ती है? सन पे, सन पे पड़ती है बेटा, है ना। वो लूनर एक्लिप्स में पड़ती है। सोलर एक्लिप्स में जो है वो आपका सन पे पड़ती है अर्थ की शैडो। कैसी शैडो आती है? गोल आती है ना, ऑलमोस्ट गोल आती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सन, वो अर्थ जो है वो आपका
ऑलमोस्ट राउंड है, आप पे कोई प्रूफ है? तो हाँ सर प्रूफ है, एक्लिप्स के टाइम पे हमें जो शेडोज दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं? आपके अर्थ के शेडो राउंड दिखते हैं, है ना? बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हमने देखा है ये सारी चीजें, ठीक है। चलो एक और चीज, तुमने बोला मम्मी देखने नहीं देती, मम्मी देखने क्यों नहीं देती हैं? कोरोना सुना है? कोरोना, ये कोरोना 2020 वाले से अलग, 2020 वाला जो कोरोना था उससे अलग किसी ने कोरोना सुना है? नहीं। अच्छा, अर्थ के लेयर कितने हैं? सॉरी, सन के लेयर कितने हैं? सन के लेयर्स कितने हैं? सन में लेयर भी हैं? हाँ बेटा, सन में 6 लेयर हैं। हमें 2 लेयर याद रखने हैं सन के। नॉर्मली जब हम सन को देखते हैं तो उसका हमें 4th लेयर दिखता है, जो क्या है आपका? फोटोस्फीयर। नॉर्मली जब हम देखते हैं, अभी जब हम सन को देखेंगे तो हमें दिखेगा फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर जो है ना वो कंपैरेटिव कम है, 5000 6000 आपका डिग्री सेल्सियस आपका फोटोस्फीयर है। हमारी आईज उसके रेडिएशन को हैंडल कर लेती हैं। सन की जो छठी लेयर है वो है आपका 6th लेयर, जो है वो है आपका कोरोना। सन की जो 6th लेयर है वो क्या है आपका? कोरोना। उसका टेम्परेचर हो जाता है आपका 2 लाख से ऊपर। उसका टेम्परेचर आपका 2 लाख से ज्यादा है। टेम्परेचर 2 लाख से ज्यादा मतलब रेडिएशन ज्यादा। और वो दिखती कब है? एक्लिप्स के टाइम पे। सन की जो 6th लेयर है जो कोरोना है वो हमें किस टाइम पे दिखती है, किस टाइम पे ज्यादा विजिबल होती है? वो एक्लिप्स के टाइम पे। तो वहां पे टेम्परेचर आपका 2 लाख उससे ज्यादा, वहां पे रेडिएशन ज्यादा। तो अगर हम उसे डायरेक्टली देखेंगे तो हमारे जो रेटिना होता है, रेटिना में हमारे सेल्स होते हैं ना सिलेंड्रिकल, और वो सेल्स जो होते हैं वो आपके डिके कर जाएंगे, है ना? इस वजह से आपको एक्लिप्स के टाइम पे सूरज को देखने को मना किया जाता है। तो हमें 2 लेयर याद रखेंगे। कौन सी लेयर? हम 4th लेयर लिख लेंगे सन की, फोटोस्फीयर। और 6th लेयर लिख लेंगे हम सन की, कोरोना। फोटोस्फीयर के आगे लिख लेंगे नॉर्मल या जनरली। याद रहेगा, नॉर्मली हमें कौन सी लेयर दिखती है? फोटोस्फीयर। और कोरोना के आगे लिख लेंगे एक्लिप्स, है ना? कोरोना हमें कब दिखती है? जब आपका एक्लिप्स होता है। ये चीजें मैं पॉइंट फॉर्म में लिखाऊंगा, जिसे पॉइंट फॉर्म में ना याद रहे वो पैराग्राफ फॉर्म में लिख लेना। जैसे मैंने लिखा ना 4th लेयर नॉर्मल, है ना, 6th लेयर कोरोना, तो मेरे को याद रहेगा कि कोरोना के टाइम पे 6th लेयर दिखती है। अगर जिसे ये चीजें याद ना रहें वो अपने पूरा लाइन लिख लेना कि एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स 6th लेयर ऑफ सन दैट इज कोरोना इज विजिबल। ठीक है, वो तुम पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी को ऐसे लिखना हो तो बता देना, ठीक है? यहां तक समझ में आया? चलो अब कुछ चीजें और देखते हैं, सोलर सिस्टम से ही कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सोलर सिस्टम में क्या, अच्छा सोलर सिस्टम में ये एस्टेरॉइड बेल्ट है ना, इससे पहले 4 प्लेनेट, इसके बाद 4 प्लेनेट, ये एक तरीके से मिडिल पॉइंट है जहां पे पावर बैलेंस नहीं हो पाए। इस वजह से ये एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो प्लेनेट में कन्वर्ट नहीं हो पाई, है ना? नहीं बेटा, कभी नहीं था ये प्लेनेट, ठीक है? इससे बाद में आपके जो प्लेनेट होंगे वो प्लेनेट गैशियस प्लेनेट होंगे। एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद के जो प्लेनेट होंगे वो कैसे होंगे? गैशियस प्लेनेट होंगे, मतलब सारे गैस के बने हुए होंगे, ठीक है? हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, वैसे होंगे वो। इससे पहले जो प्लेनेट होंगे वो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होंगे। वो किसके बने होंगे? आपके रॉक्स के, पत्थरों के बने हुए होंगे, ठीक है? तो हमको अगर पूछा जाए टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, आपको ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट नहीं है, तो मतलब जो एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद वाले प्लेनेट होंगे कोई एक ऑप्शन होगा जो टेरेस्ट्रियल नहीं होगा। इसके इधर वाले सारे टेरेस्ट्रियल हैं। तो ये चीज आपको ऑलमोस्ट याद रहेगी, अगर सीक्वेंस याद है तो ये चीज आपको याद रहेगी कि इनिशियल 4 टेरेस्ट्रियल, लास्ट वाले 4 गैशियस, ठीक है? अब यहां पे क्योंकि ये सन से पास में है और ये सन से दूर है, तो ये जो होंगे वो आपके कूल होंगे या कोल्ड होंगे, इनका टेम्परेचर माइनस में जाता है। और ये जो होंगे वो आपके क्या होंगे? हॉट होंगे, है ना? तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा होगा? आपका नेपच्यून होगा। अगर आपसे, ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? नहीं बेटा, मार्स नहीं है। मार्स का तो 20-25 डिग्री सेल्सियस है एवरेज टेम्परेचर। मर्क्यूरी भी नहीं है। वीनस है। अब वीनस आपका सेकंड प्लेनेट है, फर्स्ट तो मर्क्यूरी है, सेकंड आपका वीनस है। तो वीनस आपका इतना हॉटेस्ट प्लेनेट क्यों है? वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो रिच इन कार्बन है,
है ना, वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन ज्यादा है, कार्बन ज्यादा होगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा और टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा। हमारे अर्थ पे एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, 15 टू 25 डिग्री तक रहता है ना, एक एवरेज रूम टेम्परेचर जो हम बोलते हैं। वीनस पे एवरेज जो टेम्परेचर है वो आपका 450 से ज्यादा है, 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। इस वजह से वीनस क्या है आपका हॉटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, समझ में आया? चलो तो ये हॉटेस्ट प्लैनेट लिख लेंगे आपका वीनस और कोल्डेस्ट प्लैनेट लिख लेंगे आपका नेपच्यून। ठीक है, अच्छा कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कोई ऐसा भी प्लैनेट है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अर्थ के दोनों तरफ जो प्लैनेट है ना उन पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, मतलब अर्थ के एक तरफ क्या है, वीनस, और अर्थ के दूसरी तरफ क्या है, मार्स। इन दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बाकी सब पे मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे वीनस एंड मार्स डू नॉट हैव मैग्नेटिक फील्ड। वीनस एंड मार्स डू नॉट हैव मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा कौन से ऐसे प्लेनेट हैं जो उल्टे घूमते हैं, रोटेशन होता है ना, सारे अर्थ कैसे रोटेट करती है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? क्या पूछा था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उसके बाद मैंने पूछा था रोटेशन। अर्थ का रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, उल्टा, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, मतलब उल्टे घूमते हैं, बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं। कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हैं, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में आपका रोटेट करते हैं? इधर से सेकंड प्लैनेट और लास्ट से सेकंड प्लैनेट, मतलब वीनस और आपका यूरेनस। वीनस एंड यूरेनस रोटेट्स इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो रिवर्स डायरेक्शन में, हमें अगर सीक्वेंस याद है तो हमें बहुत सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, है ना। हमने ये याद रख लिया कि इधर से सेकंड और उधर से सेकंड, है ना, या हमने देख लिया कि अर्थ के आसपास वाले जो प्लैनेट है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अच्छा मैं अगर पूछूं अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, डिस्टेंस वाइज, अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट, यहां पे आप ये नंबर यूज कर सकते हो, वीनस है ना। तो यहां पे आप याद रखोगे कि अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट क्या है आपका, ये सीक्वेंस लिख लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, है ना, सीक्वेंस लिख लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। पहला क्या होगा आपका, वीनस, फिर मार्स आएगा, फिर मरकरी आएगा। बाकी इधर वाले तो आपको सीक्वेंस याद रहेगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, आपको बस ये कंफ्यूजन क्लियर करना है कि अगर नियरेस्ट पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, वीनस होगा, है ना। आपका मार्स जो है वो वीनस से ज्यादा दूर है अर्थ से डिस्टेंस में अगर देखें तो। ठीक है, चलो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्लेनेट क्या है, कौन सा है, जुपिटर। सबसे छोटा, हाँ, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी से बड़ा, मतलब अगर आपसे साइज के अकॉर्डिंग सीक्वेंस पूछ ले, मार्स। ठीक है, लिख लो अकॉर्डिंग टू साइज। अच्छा दिख रहा है। फिर ये बताओ, इसके मार्स के बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, है ना। चलो तो साइज के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, पहला क्या होगा, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आपका मार्स, मार्स के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ। इधर फिर रिवर्स ऑर्डर चलेगा, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर, है ना। इधर ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा,
नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर। तो अर्थ आपका सीक्वेंस में हम देखें तो अगर आपका डिक्रीजिंग देखेंगे तो फिफ्थ पे आएगा, इंक्रीजिंग देखेंगे तो फोर्थ पे आएगा। यहां तक समझ में आया? अच्छा, कौन से प्लेनेट की ग्रेविटी सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा ग्रेविटी जो है वो जुपिटर की है। जुपिटर के पास में क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट है। तो अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा मेटेरॉइड या आपके अभी हम देखेंगे कि मेटेरॉइड, मेटेरॉइड और आपका मेटियोर और इन सब में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि अगर मैं सबको एस्टेरॉइड कंसीडर कर लूं तो सबसे ज्यादा एस्टेरॉइड्स किसकी सरफेस पर हिट करेंगे? जुपिटर, क्योंकि जुपिटर पास में है, ग्रेविटी की वजह से यहां से जो एस्ट्रॉइड वगैरह होंगे वो उन्हें पुल करेगा और वो कहां हिट करेंगे? आपका जुपिटर की सरफेस पे। तो हम लिख लेंगे कि मैक्सिमम या हाईएस्ट नंबर ऑफ मेटेरॉइड्स हिट द सरफेस ऑफ जुपिटर। ये सारी चीजें विजुअल्स में कुछ कनेक्ट हो रही हैं, है ना? थोड़ा थोड़ा ब्रेन में अगर आप सिर्फ ये सीक्वेंस याद रखोगे ना, आपको सोलर सिस्टम का सीक्वेंस याद रहेगा, तो बहुत सारी चीजें धीमे धीमे आपकी अपने आप कनेक्ट होने लगेंगी विजुअल्स में, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज और बताओ, स्लाइड से ही है, इस स्लाइड पे ही डाटा लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाए रोटेशन, है ना, सबसे कम रिवॉल्यूशन टाइम किसका होगा? मर्क्यूरी का। सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशन टाइम किसका होगा? नेपच्यून का। हमें दिख रहा है डिस्टेंस की वजह से। अगर मैं पूछूं रोटेशन टाइम, अपने एक्सिस पे जो घूमते हैं, सबसे कम रोटेशन टाइम किसका है? सबसे कम रोटेशन टाइम। या फिर दूसरे तरीके से मैं अगर पूछ लूं कि कौन सा प्लेनेट है जिसपे डे का जो टाइम है, डे टाइम जो है वो सबसे कम होगा? जुपिटर का। देखो यहां लिखा हुआ है 9 और 56 मिनट। एनसीईआरटी का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है ना? तो 9 और 56 मिनट में जुपिटर अपने एक्सिस पे एक यानी कि 360 डिग्री आपका रोटेट कर जाता है। तो मिनिमम रोटेशन टाइम डैश करके लिख लेंगे आपका जुपिटर, मिनिमम रोटेशन टाइम। और कौन सा प्लेनेट होगा जहां पे दिन सबसे बड़ा होगा? मिनिमम रोटेशन टाइम जुपिटर। ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि 9 और 56 मिनट है। आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि मिनिमम किसका है या मैक्सिमम किसका है ना? मैक्सिमम किसका है? वीनस का 243 डेज। मतलब वीनस 360 डिग्री एंगल घूमने में कितना टाइम लेता है? 243 डेज। कहा? मरकरी का 59 है, इधर 243 डेज है। 9 आवर्स, उधर 59 डेज, है ना? तो वीनस का क्या है? मैक्सिमम रोटेशन टाइम किसका होगा? वीनस का होगा। नंबर याद नहीं रखना कि 243 डेज है, बस हमें इतना है कि सबसे ज्यादा रोटेशन में टाइम कौन लेता है? वीनस। सबसे कम कौन लेता है? आपका जुपिटर लेता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इससे इधर एस्ट्रॉइड बेल्ट से पहले जो प्लेनेट है वो सन के पास है ना? सन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो सन का इन्फ्लुएंस रहेगा इन प्लैनेट्स पे। तो सन की इनके पास जो आपका वो होंगे सैटेलाइट्स होंगे, वो क्या होंगे? कम होंगे। सन के पास है तो सैटेलाइट क्या होंगे? आपके कम होंगे, क्योंकि सन की ग्रेविटी ज्यादा होगी तो इनके सैटेलाइट को कौन अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा? सन कर लेगा। ये सन से दूर हैं तो ग्रेविटी का, सन की ग्रेविटी का इफेक्ट जो होगा वो कम होगा। तो इधर वाले जो प्लेनेट हैं उनके सैटेलाइट ज्यादा होंगे और इधर वाले जो प्लेनेट हैं उनके सैटेलाइट जो होंगे वो कम होंगे। मर्क्यूरी और वीनस पे सैटेलाइट ही नहीं है। प्लेनेट छोटे हैं, ग्रेविटी कम है, सारे सैटेलाइट किसने एब्जॉर्ब करके खत्म कर दिए? सन ने। तो मर्क्यूरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट। मर्क्यूरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट। अर्थ पे एक है, मार्स पे दो हैं, है ना?
तो इधर देखो सैटेलाइट का टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट क्या है, 4 प्लेनेट पे मिला के 3 सैटेलाइट, और यहाँ पे जुपिटर पे कितने हैं 80, सैटर्न पे कितने हैं 84, है ना। तो इधर सैटेलाइट आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। यहां तक ये चीजें क्लियर हुई? यहां तक किसी को कोई डाउट या कोई चीज समझ में ना आ रही हो? सारे फैक्चुअल पॉइंट हैं, वो चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, एक टर्म और यूज होता है, गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन, हाँ गोल्डी, आपसे पूछा जाए सोलर सिस्टम के कितने प्लेनेट गोल्डी लॉक जोन में लाई करते हैं? गोल्डी लॉक जोन वो एरिया या वो जोन होता है सोलर सिस्टम का जहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो केवल एक ही प्लेनेट है अर्थ, एक ही प्लेनेट है अर्थ। मार्स पे हम कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें मार्स पे कोई लाइफ नहीं मिली है। हाँ मार्स पे है, कार्बन रिच कार्बन का एटमॉस्फेयर है, लेकिन थिन एटमॉस्फेयर है। इवेपोरेशन होता है जब आपके वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह भी होते हैं ना, उसकी वजह से इवेपोरेट हो जाता है। दूसरी चीज क्या होता है, जैसे ही ग्रेविटी इधर कम ज्यादा होती है, सन आपका एब्जॉर्ब वो कर लेता है ना। सन की ग्रेविटी ज्यादा है, अगर अर्थ पे, अगर हम पे वो ना ग्रेविटी नहीं होती हम पे, तो हमारे पास भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे मार्स पे थिन एटमॉस्फेयर है, सन का इफेक्ट आता है, वो होते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं, उससे वो चीजें चेंज हो जाती हैं। मैंने अभी क्या बताया था, गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन क्या होता है आपका, वो जोन सोलर सिस्टम में जहां पे लाइफ के एग्जिस्टेंस के चांसेस आपके होते हैं। तो द ओनली प्लैनेट एग्जिस्ट इन गोल्डी लॉक जोन इज अर्थ। द ओनली प्लैनेट एग्जिस्ट इन गोल्डी लॉक जोन इज अर्थ। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब इन सब के बारे में, मतलब ये जो सन है, मून, मतलब सन और ये सारे प्लैनेट्स हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स तो हमने मेजर पॉइंट्स लिख लिए हैं, कुछ कुछ और पॉइंट्स हम ऐड करते जाएंगे, देखते जाएंगे। ठीक है, एक मिनट।